हे एवरीवन, बहुत सब सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स का रिवीजन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सीए इंटरमीडिएट का ये हमारा रिवीजन चल रहा है। बाकी चैप्टर्स का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है हमारा, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फिर इसके अलावा 5 करवा दिया, 6 करवा दिया, 8 करवा दिया, और अभी ये 10वें वाले यूनिट का चैप्टर हो रहा है। और फेमा का भी हमारा रिविजन हो चुका है। सर, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारी सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एकदम डिटेल में सारे बातें को जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन यहाँ पे आता है, सेक्शन नंबर 139 आता है, जो बात करता है आपके साथ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को लेके। यानी कि ये चर्चा करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके। किसको लेके बोलो? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके। तो सबसे पहली बात करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट कौन कर सकता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो ध्यान रखिएगा सर, कोई भी इंडिविजुअल या फर्म को आप अपॉइंट कर सकते हो ऑडिटर को। फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा आप एलएलपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, फर्म के अंदर आप एलएलपी को भी इंक्लूड कर दीजिएगा, और एलएलपी को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर? अपॉइंट कर सकते हैं। बात करेंगे टेन्योर के बारे में। सर एक बात बताइए, कितने समय के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक। क्या काम ने बोलो? फर्स्ट एजीएम से लेके 6th ऑफ एजीएम तक, यानी कि 5 सालों के लिए आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बाद में एक कंसेप्ट आने वाला है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। वहां पे मैं आपको और चीजों को डिटेल में बताने वाला हूं। सर मैनर एंड प्रोसीजर कैसा होता है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का? किस तरीके से सर यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर्स, उसको लेके बातचीत करेंगे। सर मैनर एंड प्रोसीजर्स के अंदर देखिए, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट एजीएम करके। मतलब क्या बोल रहा है? सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स मतलब मेंबर्स, बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स लोग क्या करेंगे? एजीएम के अंदर सिलेक्ट करेंगे ऑडिटर को। कौन बोला मैंने? बोलो जल्दी से। सर मेंबर्स लोग सिलेक्ट करेंगे ऑडिटर को। कौन? मेंबर लोग सिलेक्ट करेंगे ऑडिटर को। मेंबर लोग सिलेक्ट करेंगे ऑडिटर को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सारे लोग सुनिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहला पॉइंट सर, जहां पे ऐसी कंपनी जहां पे सेक्शन नंबर 177 के अनुसार आपको ऑडिट कमेटी लगती है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन बनेगा? ऑडिट कमेटी। सर जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं लगती, वहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी बन जाता है। तो मैंने क्या कहा सर? सर ऐसी कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी लगती है, वहां पे ऑडिट कमेटी कंपिटेंट अथॉरिटी मानी जाएंगी। और जहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी में ऑडिट कमेटी नहीं होती सेक्शन नंबर 177 के अनुसार, तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपिटेंट अथॉरिटी माना जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि कंपिटेंट अथॉरिटी कंसीडर करेंगी। कौन से चीजों को कंसीडर? कंसीडर का मतलब होता है ध्यान में लाएंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को। किसके? ऐसा व्यक्ति जिसको अपन ऑडिटर बनाना चाहते हैं, जिसको अपन ऑडिटर बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सर उसके क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस को अपन कंसीडर करेंगे। क्या बोला मैंने? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को अपन लोग कंसीडर करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। और ऐसे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कमेंसुरेट, कमेंसुरेट मतलब मैच करना चाहिए हमारे साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी को। क्या होना चाहिए? सारे लोग बोलेंगे ये कमेंसुरेट करना चाहिए साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी को। सेकंड क्या बोला जा रहा है? अगर उस ऑडिटर के खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मैटर्स पेंडिंग है या कोई भी ऑर्डर पेंडिंग है ना, हम लोग उसको भी कंसीडर करते हैं क्या? बिल्कुल सर, हो सकता है आईसीआई में मैटर हो सकता है कोर्ट में मैटर हो, कहीं पे भी मैटर हो सकता है, तो अपन उस मैटर को कंसीडर करेंगे। तीसरा क्या बोला जा रहा है सर? ऐसी सच अदर इंफॉर्मेशन जो भी एक प्रपोज्ड ऑडिटर बुलाता है, जो भी एक प्रपोज्ड ऑडिटर को ठीक लगता है, क्या वो ऐसी अदर इंफॉर्मेशन भी बुला सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसी अदर इंफॉर्मेशन भी बुला सकता है। 3 पॉइंटर्स के बारे में बात किया। सर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कमेंसुरेट करना चाहिए साइज के साथ। दूसरा बोला कोई भी पेंडिंग मैटर है कोर्ट में आईसीआई के पास, उसको कंसीडर करेंगे। और सच अदर इंफॉर्मेशन, जो भी अदर इंफॉर्मेशन अपने को लग रही होंगी, वो अदर इंफॉर्मेशन को भी क्या बुलाया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो अदर इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे बुलाया जाता है। ओके सर, अब बात करेंगे वेयर कंपिटेंट अथॉरिटीज ऑडिट कमेटी। सर मान लो ऑडिट कमेटी कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो ऑडिट कमेटी क्या करती है? रिकमेंड करती है। नेम किसको? बोर्ड
बोर्ड को, और बोर्ड उसको कंसिडर करके फर्दर किसको बताता है, फर्दर मेंबर्स को बताता है। बोलो किसको बताता है, फर्दर मेंबर्स को बताता है एजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। मान लो सर अगर यहाँ पे बोर्ड एग्री करती है रिकमेंडेशन से तो वो फर्दर रिकमेंड करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड डिसएग्री कर देते हैं ना तो वो रेफर बैक कर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमें आपका रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया, और उसके साथ साइट कर देंगे रीजंस को। मतलब क्या बोला, साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड क्या रीजंस भी बता दिया जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड रीजंस भी यहाँ पे बता दिए जाते हैं, उसके साथ अपन लोग मेंशन करके सामने वाले को भेज देते हैं। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अपन ने क्या बोला सर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखा बोर्ड एग्री कर जाए तो फर्दर रिकमेंड करेंगे मेंबर्स को, डिस एग्री कर जाए तो रेफर बैक कर देंगे अलोंग विद द साइटिंग रीजंस। अब देखो क्या बोला जा रहा है, जो भी ऑडिटर है ना उससे पहले सर अपन लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, रिटर्न कंसेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, अपन लोग रिटर्न कंसेंट लेते हैं बिफोर अपॉइंटमेंट में। यहाँ पे रिटर्न कंसेंट लेता हूं ऑडिटर से। सर उससे सर्टिफिकेट किस चीज का मांगूंगा, पहला कि वो व्यक्ति एलिजिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के हिसाब से ऑडिटर बनने के लिए। दूसरा, प्रपोज अपॉइंटमेंट टर्म के हिसाब से, जो एक्ट के अंदर टर्म मेंशन किया गया 5 साल 10 साल का, वो उसके हिसाब से किया जा रहा है। ये विद इन द लिमिट्स है बेटा, 20 ऑडिट्स की लिमिट होती है, तो वो 20 ऑडिट्स के लिमिट के अंदर है। और इसके अलावा जितने भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑडिटर के अगेंस्ट है या ऑडिट फर्म या पार्टनर के अगेंस्ट है ना, वो सारे चीजों को डिस्क्लोज करने लगाऊंगा ट्रू एंड करेक्ट मैटर में। समझना बात को, कौन से मैटर में, ट्रू एंड करेक्ट सेंस में। सभी लोग बोलेंगे कौन से सेंस में, ट्रू एंड करेक्ट सेंस में मैं यहाँ पे देखने लगाऊंगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ पे देखने लगाने वाला हूँ। सर देखो, कंपनी एडीटी 1 भेजेंगे आरओसी को, जैसे ही 15 दिन के अंदर ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हो ना, आपको एडीटी 1 भेजना पड़ता है। किसको, आरओसी को आपको एडीटी 1 यहाँ पे भेजना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। क्या भेजेंगे, एडीटी 1 भेजेंगे आरओसी को। किसको भेजेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एडीटी 1 यहाँ पे आप भेजते हुए चलने वाले हैं। ओके सर, अब देखो, अब बात करेंगे टर्म ऑफ ऑडिटर के बारे में। टर्म का मतलब होता है कितने समय के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, उसको टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैक्सिमम टर्म्स एंड द स्ट्रेंथ इन द केस ऑफ इंडिविजुअल या फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर हम लोग बात करेंगे किसको, देखिए मैक्सिमम टर्म्स के बारे में। सेक्शन नंबर 139(2) बात करता है रोटेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, टू का मतलब होता है दूसरा, टू का मतलब होता है दूसरा, और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 139(2) का मतलब होता है हमको दूसरा ऑडिटर चाहिए। क्या चाहिए, दूसरा ऑडिटर चाहिए। कौन से केस में बात कर रहा है सर, सारी लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल कंपनीज, इसमें ओपीसी और स्मॉल कंपनी को हटा देना, जिसका जैसे जैको मान लो अदर कंपनीज में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, सर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, और वो सारी कंपनी जिसका बोरोइंग्स, अगर यहाँ पे बोरोइंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या पब्लिक डिपॉजिट, जो चैप्टर नंबर 5 पब्लिक डिपॉजिट है ना, अगर वो बेटा 50 करोड़ से ज्यादा का होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं सर, ऐसे कंपनी को भी आप यहाँ पे कंपनी एलिजिबल कंपनी मान लेना। तो लिस्टेड कंपनीज और उसके अलावा ये सारी के सारी कंपनीज किसी भी इंडिविजुअल ऑडिटर को मोर देन 1 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकती है, क्या नहीं, और एक टर्म होता है 5 सालों का। और किसी ऑडिट फर्म को ये 2 टर्म से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकती। एक टर्म 5 साल का है तो 2 टर्म मतलब 10 सालों के से ज्यादा किसी भी एक ऑडिट फर्म को अलाउ नहीं कर सकती ऑडिटर बनने के लिए। जैसे मान लो आईजी सर को ऑडिटर बना लिया जाता है रिलायंस का, तो मैं मैक्सिमम 5 सालों के लिए काम कर सकता हूँ रिलायंस के अंदर, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकता। कितने दिन काम नहीं कर सकता वो मैं आपको कूलिंग पीरियड में समझाऊंगा, ठीक है। और अगर मान लो मेरा ऑडिट फर्म होता तो मैं यहाँ पे 10 सालों के तक काम करूंगा, और 10 सालों के बाद मैं रिलायंस के अंदर काम कर पाऊंगा। क्या नहीं सर, 10 सालों के बाद मैं रिलायंस के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। क्या आप इस बात को समझे? यस सर, एकदम बढ़िया से समझे। एक बात बता दूं, जस्ट बिकॉज सेक्शन नंबर 139(2) है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी किसी ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकता या ऑडिटर रिजाइन नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों सेक्शन प्रीजुडाइज, मतलब दबने वाले हैं क्या इस सेक्शन के अंदर? नहीं सर, नहीं दबने वाले, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, अगर एक कोई इंडिविजुअल है वो 5 साल के लिए सर्व कर देता है, और अगर कोई ऑडिट फर्म है तो वो 5 साल के 2 टेन्योर यानी कि 10 साल के लिए अगर सर्व कर देते हैं ना, तो ऐसे केस में कूलिंग पीरियड लगना चालू हो जाता है। क्या लगता है बोलो? कूलिंग पीरियड।
मतलब सर ऑडिटर काम कर करके थक गया होगा, गर्म हो गया होगा, उसको 5 साल दे दिया जाता है ठंडा होने के लिए। चाहे इंडिविजुअल ऑडिटर हो, ऑडिट फर्म हो, दोनों को 5-5 साल यहाँ पे दिया जाता है। सेम कंपनी के अंदर आप 5 सालों के लिए ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब रिलायंस के अंदर मैं 5 सालों के लिए ऑडिट नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल के अंदर अगर मैं ऑडिटर रह जाता हूँ 5 साल, तो मुझे 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरी ऑडिट फर्म है, मैं 10 साल ऑडिट करता हूं तो मुझे 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर से एलिजिबल हो जाता हूं रिलायंस का ऑडिटर बनने के लिए। ये क्यों लाया गया था? ताकि एक ही ऑडिटर सालों साल ऑडिट ना करता रहे, और इससे क्या हो जाएगा, अगर एक ही ऑडिटर करेगा ना तो फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, और हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि फ्रॉड हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिमिटेशन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, ओके। अब एक ट्रांजिशनल फेज था जो कहता था कि 3 साल के अंदर आप सारे पीरियड को यहाँ पे मैच करा लेना। ये जो 5 साल 10 साल वाला क्राइटेरिया है ना, तो जब 2013 में कंपनीज एक्ट आया तो 3 साल के अंदर आप मैच कर लेना, या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कहता है दोनों के हिसाब से बराबर मैच कर लेना। फिर भी हम आपको 3 साल तो देंगे ही देंगे एडजस्ट करने के लिए। आगे मैं आपको डिटेल में लगे तो थोड़ा सा ट्रांजिशन के बारे में बता दूंगा, लेकिन अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2013 की बात है। अभी तो बेटा 2023 चल रहा है, 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल, एक डिकेड हो गया है। तो ऐसे केस के अंदर फिर अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्या? नहीं सर, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है करके। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में मैं बात करूंगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को घुमाना। सबसे पहला पावर दिया गया है मेंबर्स को। मेंबर्स बोल सकते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करते वक्त कि अगर ऑडिट फर्म अपॉइंट हो रही है ना, तो ऑडिटिंग पार्टनर और उसकी टीम शाल बी रोटेटेड एट इंटरवल्स। जैसे मान लो मेरे फर्म में 3 पार्टनर्स है ए बी सी करके, पहले साल ए काम करे, दूसरे साल बी करे, तीसरे साल सी करे, चौथे साल फिर से ए करे, फिर बी करे, फिर सी करे, फिर उसके बाद फिर से ए बी सी करे, फिर ऐसे 9 साल हो गया, और आखिरी में यहाँ पे ए काम करेगा। तो इस तरीके से ऑडिट फर्म को बोला जा सकता है कि हम आपको मेंबर्स बोलेंगे कि हम आपको बता देते हैं पहले साल इन्होंने लीड करना चाहिए, दूसरे साल इन्होंने लीड करना चाहिए, तीसरे साल इन्होंने लीड करना चाहिए। फिर देखिए क्या सर, ऑडिटर शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिट। ऐसा भी बोल सकते हैं मेंबर्स के, एक काम करो ना कि 2-2 मेंबर्स को अपॉइंट करो, यहाँ पे 2-2 फर्म्स को अपॉइंट करो ऑडिट करने के लिए। रिलायंस में ऐसा ही होता है, 2 फर्म्स को अपॉइंट करना है, एक अकेले से थोड़ी समझने वाली इतनी ड्रैकुला कंपनी। तो इन्होंने क्या करके रखा है, 2-2 लोगों को, 2-2 ऑडिट फर्म्स को अपॉइंट करके रखा है सर, कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे ऑडिट करेंगे रिलायंस का। किसका ऑडिट करेंगे बोलो? रिलायंस का ये लोग यहाँ पे ऑडिट करेंगे। उससे रिलेटेड हम लोगों ने बात किया क्या? यह सब एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। अब देखो, अब बात करेंगे मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। मान लो सर यहाँ पे जैसे देखो, इंडिविजुअल को 5 साल हो जाते हैं, किसी ऑडिट फर्म को 10 साल हो जाते हैं। क्या काम है? 5 साल या 10 साल हो जाते हैं। तो किस तरीके से मैनर ऑफ रोटेशन, किस तरीके से अपन रोटेशन कर सकते हैं ना, उसको लेके अपन बातचीत करेंगे, किस तरीके से अपन रोटेशन कर सकते हैं। तो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द कंपनी शैल रोटेट देयर ऑडिटर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बताएंगी कि किस तरीके से आप ऑडिटर को रोटेट कर सकते हो। ये कौन बताने वाला है बोलो जल्दी से? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल बताएंगे। अब देखिए, द मैनर ऑफ रोटेशन बाय कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म इज प्रोवाइडेड इन रूल 6। और रूल 6 के अंदर इन्होंने बताया, जहां पे सर कंपनी को लगता है ऑडिट कमेटी, तो वहां पे क्या होगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड को, सर इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म जो रिप्लेस करने वाला है अभी इनकम्बेंट ऑडिटर को। इनकम्बेंट ऑडिटर का मतलब होता है जिसका टर्म अभी एक्सपायर हो रहा है, वो ऑडिटर को रिप्लेस करने वाला व्यक्ति कौन होगा उसके बारे में बात किया। अब फिर क्या होगा कि बोर्ड जो है ना बेटा, ये कंसीडर करेगा रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी को। आप समझ रहे? जो बोर्ड है ना, वो कंसीडर करेगा रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी, सुनेगा उस कमेटी के रिकमेंडेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर उसके बाद अपना रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन अदर केसेस, बाकी केसेस में क्या होने वाला है, बोर्ड खुद से यहाँ पे कंसीडर करेगा मैटर ऑफ रोटेशन को और अपना रिकमेंडेशन मेंबर्स को देगा। बाकी जगह ऑडिट कमेटी मेंबर को ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगा, और बोर्ड को ठीक लगा तो वो आगे मेंबर्स को बताते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात कर ली गई। ठीक है सर। अब देखो
मैनर ऑफ रोटेशन इन केस ऑडिटर्स अपॉइंटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट या कंटिन्यू आफ्टर। तो इनको बोला जा रहा है कि हम आपको 3 साल का समय देते हैं, आप क्या कर लेना, 3 साल के अंदर आप सारे चीजों को एडजस्ट कर लेना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ऑडिटर है, उसको 5 साल या उससे ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है किसी फॉर्म में काम करते करते, तो कॉन्जिक्यूटिव प्रोविजन ने या ट्रांजिशन प्रोविजन ने क्या बोला, ट्रांजिशन ने बोला हम आपको 3 साल और देते हैं, आप काम कर लो, तो अपन लोग कहेंगे 8 और मोर ईयर्स के लिए काम कर लिया। सर मान लो किसी को ऑडिटर बने 4 साल हो गए थे, 3 साल का तो समय मिल ही रहा है, 7 साल यहाँ पे टोटल में उसने काम कर लिया। सर किसी को 1 ही साल हुआ है ऑडिट करके, समझना एक्ट उसको 3 साल का समय देता है, तो अभी भी 4 ही साल हुए, लेकिन एक्ट क्या कह रहा है कि 5 साल के लिए आप ऑडिटर बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर वो 4 सालों के लिए क्या कर सकता है, और ऑडिटर बन सकता है, ऐसा हमने देखा। फर्म के केस में आपको 10 साल की लिमिट यहाँ पे देखना पड़ेगा, बाकी तो 3 साल का क्राइटेरिया यहाँ पे चलते रहने वाला है, इतना कुछ काम का नहीं है, बट ठीक है एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैनर ऑफ रोटेशन। अब क्या बोला कि सर ध्यान दीजिएगा, इनकमिंग ऑडिटर जब एक ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, मान लो सर यहाँ पे बोला गया कि एबीसी करके एक फर्म थी जो अपॉइंटेड थी। अब क्या होता है, जब ये ऑडिट फर्म जा रही है यहाँ से, इनका 10 साल का टेन्योर हो गया, तो एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम क्या है, AXZ करके। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कॉमन पार्टनर है, ए यहाँ पे कॉमन पार्टनर है, ए यहाँ पे कॉमन पार्टनर है। तो जो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म है, या अगर कोई इनकमिंग, जैसे इसको बोला जाता है, अब मैं अगर इसको अपॉइंट करने का सोच रहा हूं ना, तो इसे इनकमिंग ऑडिटर बोला जाता है। इनकमिंग ऑडिटर या ऑडिट फर्म है ना बेटा, ये किसी भी तरीके से सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स या ब्रांड नेम के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बिग फोर है, डेलॉयट वगैरह, इनके ब्रांड नेम में बहुत सारे इंडिविजुअल फर्म्स काम करती है। तो अगर डेलॉयट किसका ऑडिटर रह चुका है, तो वो इंडिविजुअल फर्म बाद में उस कंपनी का ऑडिट ले सकती है क्या? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकती। सर यहाँ पे लॉ ने क्या बोला है कि AXZ है ना, इनको भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, क्योंकि ए इनका कॉमन पार्टनर था, और इनको 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, यानी 5 साल के लिए वो भी इन एलिजिबल रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, इन एलिजिबल रहने वाले हैं। अब हम फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। सर फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं 30 दिनों के अंदर, और इनका ऑफिस का इनका टेन्योर कितना होता है, पहले साल के AGM तक ये इसको होल्ड करते हैं। मतलब सर जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, इनकॉर्पोरेट से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और पहले AGM तक इसको होल्ड करके रखेंगे। पहले AGM तक ये ऑडिटर अपने साथ बने रहते हैं क्या? यस सर, बने रहते हैं। अब उसके बाद देखो ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG अपॉइंट करता है। कितने दिनों में? 60 दिनों के अंदर अपॉइंट करता है। सर कब से? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, मतलब वही इनकॉर्पोरेशन डेट से 60 दिनों के अंदर अपॉइंट करता है, और ये भी होल्ड करके रखेंगे फर्स्ट AGM तक गवर्नमेंट कंपनी में। और सर दूसरी ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल पार्टली बाय ये द्वारा कंट्रोल है, तो उसके अंदर भी यहाँ पे बोला गया। सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है बेटा? यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अगर मैं बात करूं, तो ये भी CAG अपॉइंट करेगा ये, लेकिन हर साल 180 दिन के अंदर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला मैंने? बोलो, विद इन 180 दिन फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल अपॉइंट करता है कौन? सर यहाँ पे अपॉइंट करता है CNAG, जिसका टेन्योर अगेन 1 साल का ही होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका टेन्योर भी 1 साल का यहाँ पे रहने वाला है। बस उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर लिया। चलो मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो जल्दी से मुझे। अब मैं बात करूंगा फाइलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी या फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है सर? कैजुअल वैकेंसी का सिंपल सा अर्थ होता है कि ऑडिटर जो है ना, अपनी कुर्सी को खाली कर रहा है। ये ऑडिटर की कुर्सी है, और ऑडिटर इस चीज को छोड़ के जा रहा है, इस कुर्सी को छोड़ के जा रहा है। कोई भी रीजन हो सकता है, ऑडिटर रिटायर हो गया, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे रीजन। तो ऐसे केस के अंदर अगर मान लीजिए कैजुअल वैकेंसी हो रही है ना, तो बोर्ड इसको फिल करेगा। कौन फिल करेगा? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फिल करेंगे। कितने दिनों में? 30 दिनों में। जहां जहां BOD आ रहा है वहां पे 30D आ रहा है, यानी कि 30 डेज आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एंड एनी ऑडिटर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी, ये कब तक होल्ड कर सकता है? अगले AGM तक इसका टेन्योर होता है। लेकिन अगर ऑडिटर ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया है ना, तो अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराना पड़ेगा। कहां पे? अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराना पड़ेगा बेटा यहाँ पे जनरल मीटिंग के अंदर 3 महीने के अंदर फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। मतलब सिंपल सी बात बोल रखी है कि सर अगर रेजिग्नेशन के बाद आप अपॉइंट करते हो, तो उसके जो अपॉइंटमेंट है उसको जब से आपने बोर्ड मीटिंग हुआ है वहां से 3 महीने
महीने के अंदर आप इसको अप्रूव करवा लेना। और किससे आप अप्रूव करवाओगे? इसको आप शेयर होल्डर से अप्रूव कराओगे। बोलो किससे अप्रूव करवाओगे? शेयर होल्डर से आप इसको अप्रूव कराओगे। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सर और बताइए यहाँ पे कंपनी जिसके अकाउंट्स यहाँ पे ऑडिट होते हैं सीएनएजी के द्वारा, तो सीएनएजी यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी को फिल करता है 30 दिनों के अंतर्गत। और मान लो सर ये बोर्ड ऑफ, अगर मान लो सीएजी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिनों के अंदर इसको फिल करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे किया जाता है। सर मान लीजिए कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है, मान लीजिए आप सभी लोग जानते हैं इंडिविजुअल को 5 साल के लिए अपन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इंडिविजुअल को केवल 2 साल के लिए अपॉइंट किया। अब दूसरे साल के अंदर ये ऑडिटर रिटायर हो रहा है, तो अभी भी 3 साल तो इसके बैलेंस पड़े हुए हैं ना, तो मैं तीसरे साल के लिए इसको क्या रीअपॉइंट कर सकता हूं क्या? तो लॉ कहता है आप बिंदास कर सकते हो, बस वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, या उसने खुद ने नोटिस दिया कि मैं तुम्हारे कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना चाहता, या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है बेटा कि इस ऑडिटर को आप दोबारा से अपॉइंट नहीं करोगे। तो ये 3 कारणों में आप रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी केसेस के अंदर क्या आप अपॉइंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर। सबसे पहले क्या, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, दूसरा उसने खुद ने नोटिस नहीं देना चाहिए अपने अनविलिंगनेस के बारे में, और तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए ऑडिटर के खिलाफ एक्सप्रेसली जो बोले कि आप इसको अपॉइंट मत करना। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में यहां पे बात कर लिया। अब देखो ऑडिट कमिटीज रिकमेंडेशन के बारे में भी अपन ने देखा था कि सर अपन रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी का लेते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस के बारे में बात करेंगे। देखो सर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मैं प्रोसीजर आपको स्ट्रेट अवे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो स्पेशल नोटिस रिसीव होता है कि ऑडिटर को रिमूव करो करके, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट किया था 3 सालों के लिए, लेकिन दूसरे साल ही मेंबर्स लोग बोल रहे हैं इसको रिमूव करो, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? स्पेशल नोटिस मिलेगा। अब उसके बाद होगा बोर्ड मीटिंग, जहां पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या अपने को यहाँ पे मतलब टू डिसाइड रिमूवल, एंड देन फाइल करो सीजी को कि बोर्ड रेजोल्यूशन हमारा हो चुका है, हम ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। आपने एप्लीकेशन सीजी को दिया एडीटी 2 के अंदर कि हमको दूसरा ऑडिटर चाहिए, एडीटी 2 मतलब ऑडिटर दूसरा, हमको दूसरा ऑडिटर चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 दिनों के अंदर आप एप्लीकेशन सेंट्रल को करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गया, तो अप्रूवल जब भी आया ना तो 60 दिन के अंदर आपको एजीएम रखना पड़ेगा, और एजीएम के अंदर आप एसआर को पास करोगे और ऑडिटर को रिमूव करोगे। क्या काम है? एजीएम के अंदर एसआर को पास करना, ऑडिटर को रिमूव करना। देखो अपने को स्पेशल नोटिस मिला, स्पेशल नोटिस के बाद अपन बोर्ड रेजोल्यूशन रखते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन जिस दिन हो गया वहां से 30 दिनों के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है? सीजी को भेजना पड़ता है। सीजी से जिस दिन अप्रूवल आया ना, तो अप्रूवल से 60 दिनों के अंदर आप एजीएम रखोगे, एजीएम में आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और उसके बाद ऑडिटर को आप रिमूव करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऑडिटर को रिमूव करेंगे। बस यही पूरी पूरी बात है यहाँ पे बोली गई है, पूरी पूरी चर्चा अपन ने यहाँ पे समरी के अंदर पढ़ ली है क्या? यस सर पढ़ ली है। अब देखो रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या ऑडिटर यहाँ पे रिजाइन कर सकता है क्या? उससे रिलेटेड बातचीत हो रही है, क्या ऑडिटर रिजाइन कर सकता है? ऊपर वाले केस में क्या हुआ, आपने ऑडिटर को टेन्योर से पहले निकाला, नीचे वाले केस में ऑडिटर खुद निकलना चाहता है। तो अगर ऑडिटर खुद निकलना चाहता है, खुद रिजाइन करना चाहता है, जो अपन ने देखा था, जिसके लिए 3 महीने के अंदर अगर आप दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था बेटा, है ना? तो क्या बोला सर, ऑडिटर रिजाइन करना है तो आपको एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है कंपनी को और रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब जब से आपने रेजिग्नेशन डाला वहां से 30 दिन के अंदर आप क्या फाइल करेंगे? एडीटी 3 फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे बोलो? एडीटी 3 फाइल करेंगे। किस किस को? कंपनी को फाइल करेंगे, आरओसी को फाइल करेंगे। किसको बोलो? कंपनी को और आरओसी को यहाँ पे फाइल किया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। अब देखो सर स्टेटमेंट आप यहाँ पे देते हो, सीएजी को स्टेटमेंट देते हो, गवर्नमेंट और ऐसी कंपनी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना, उनको आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हो। पेनल्टी को आप आराम से घर पे पढ़ लेना। अब देखो अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब क्या हो रहा है सर, एक ऑडिटर है ना रिटायर हो रहा है, समझो आप बात को, एक ऑडिटर यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो उस रिटायरिंग ऑडिटर के बदले में किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? उस रिटायरिंग ऑडिटर के बदले में किसी दूसरे ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है ना। अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। देखिए सबसे पहला क्या बोला, स्पेशल नोटिस अपने को लगने वाला है। इफ रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 5 years या 10 years, तो स्पेशल नोटिस लगेगा रेजोल्यूशन एट एजीएम के अंदर
कि सर दूसरे पर्सन को अपॉइंट करो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जिसमें एक्सप्रेसली बोला जाएगा कि मिस्टर ए को अब आप अपॉइंट नहीं करोगे, किसी और को आप अपॉइंट करो। सर अब ये जो स्पेशल नोटिस मिला ना, ये अपन मिलने के बाद किसको भेजेंगे? रिटायरिंग ऑडिटर को भेजेंगे। रिटायरिंग ऑडिटर क्या कर सकता है? अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। जहां पे नोटिस वॉज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन, तो रिटायरिंग ऑडिटर बोल सकता है क्या? रिटायरिंग ऑडिटर रीजनेबल लेंथ के अंदर दे सकता है नोटिस और रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको क्या करो, मेरे इस रिप्रेजेंटेशन को आप लोगों को नोटिफाई करो करके। समझ रहे आप बात को? और कंपनी को भी नोटिफाई करना पड़ेगा अनलेस अगर वो बहुत ज्यादा लेट मिला तो। मान लीजिए सर इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर स्टेट ऑफ फैक्ट रिप्रेजेंटेशन हैव बीन मेड, और यहाँ पे कॉपी ऑफ नोटिस, तो यहाँ पे मान लो सर अपन सेंड करेंगे कॉपी ऑफ नोटिस टू एवरी मेंबर। अब सर यहाँ पे मान लीजिए भेजा नहीं गया, अगर मान लो किसी कारणवश ये कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं गया, एक तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा लेट मिला हो करके, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ऑडिटर को क्या बोला गया कि आप है ना रीड कर सकते हो इसको मीटिंग में। मतलब सर मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ मैं कि अंबानी क्या है उसका तो लफड़ा चल रहा है करके, इसलिए वो मुझे निकाल रहा है, ये सब चीजें मैंने बोल दिया, तो आगे भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे बेटा, समझना बात को। मतलब क्या सर एनसीएलटी को प्रोविजन किया जा सकता है, और एनसीएलटी अगर सेटिस्फाई होता है क्या किसी भी एग्रीव पार्टी के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा क्या कि ये जो राइट्स ऑफ ऑडिटर है ना ये अब्यूज किया जा रहा है, तो एनसीएलटी क्या रिप्रेजेंटेशन करने देगा क्या? नहीं कर रहे। मैं जबरदस्ती वहां पे जाके बोल रहा अदानी क्या है, अदानी का लफड़ा चल रहा है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है करके, मैं ऐसी फालतू चीजें कर रहा हूँ वहां पे, मैं ऑडिटर हूँ बेटा, मेरे पे सारी चीजें शोभा देंगी क्या? नहीं देंगी। तो एनसीएलटी अगर चाहे ना तो उस चीज को रोक सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रोक सकता है। बस उसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो देखो क्या बोला सर, सबसे पहली बात स्पेशल नोटिस दिया जाता है कि इस रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट मत कर देना, भले इसका टेन्योर बचा हुआ हो करके। अब ये जो स्पेशल नोटिस है अपन रिटायरिंग ऑडिटर को भेजते हैं, रिटायरिंग ऑडिटर रोता है और रिप्रेजेंटेशन करता है और बोलता है इस रिप्रेजेंटेशन को जब आप एजीएम की मीटिंग बुलाओगे उस नोटिस के साथ भेज देना। तो कंपनी क्या बोलेंगी? ठीक है, अगर बहुत लेट नहीं मिला तो हम उसको भेज देंगे। ठीक है, तो अब मान लो भेज दिया जाता है, हर एक मेंबर को ये चीजें भेजी जाती है। किसी कारणवश रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा गया तो उसके पास रीड आउट लाउड, मतलब रिप्रेजेंटेशन को लाउडली रीड कर सकता है मीटिंग के अंदर। सर बराबर है ना? बिल्कुल बराबर। अब एनसीएलटी को अप्लाई करके अपन उसको रोक सकते हैं अगर अपने को ऐसा लगता है कि इस राइट को अब्यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बोलो? इस राइट को अगर अब्यूज किया जा रहा है तो अपन एनसीएलटी को रोकने बोल सकते हैं क्या? बिंदास तरीके से बोल सकते हैं सर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोल दिया गया। क्या आप इस बात को समझे? क्या बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपन लोग समझ गए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ऑडिटर एक्ट्स इन द फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूडेड इन एनी फ्रॉड। मान लो सर ये जो ऑडिटर है ना ये फ्रॉड के साजिश में बेटा मिला हुआ है, फ्रॉड के साजिश में ऑडिटर मिला हुआ है, तो क्या किया जाए? देखिए यहाँ पे सर क्या बोला गया, देखो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू चेंज द ऑडिटर। ट्राइब्यूनल बोलेगा क्या कि एक काम कर तू ऑडिटर को बदल। कब? एक तो खुद से सीओ मोटो, या उसको एप्लीकेशन आता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से, या उसको एप्लीकेशन आता है किसी थर्ड पर्सन से। तो खुद से मस्ती है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया या थर्ड पर्सन से बेटा अगर यहाँ पे अपने को एप्लीकेशन आता है, और यहाँ पे क्या लगता है, और एनसीएलटी सेटिस्फाई, समझो ना बात को, एनसीएलटी सेटिस्फाई होता है कि हाँ ऑडिटर जो है ना ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसने फ्रॉडुलेंट मैनर में कुछ तो भी घपलो कियो है, कुछ तो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो वो कंपनी को या उसके ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकती है कि तू अभी के अभी क्या कर, ऑडिटर को बदल। आप समझ रहे बात को? तो अभी के अभी क्या कर, ऑडिटर को बदल, ऐसा यहाँ पे बोला जा सकता है। अब रूल 78(3) क्या कहता है? एनसीएलटी सिमिलर प्रोविजंस यहाँ पे क्या बताता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ना, और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर को चेंज करना है, तो वो 15 दिन के अंदर, जब से एप्लीकेशन आया 15 दिन के अंदर बेटा क्या बोलेंगे, ऑडिटर को बोलेंगे तो फंक्शन नहीं करेगा, और मोदी जी को बोलेंगे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे अगर आप चाहते हो तो आप अपॉइंट कर सकते हो इसके जगह दूसरा ऑडिटर। इफ यू वांट कि दूसरा ऑडिटर चाहिए, और आप अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एप्लीकेशन दिया है ना, तो हम उनको अलाउ कर देंगे कि ठीक है अगर आपको चाहिए तो आप ऑडिटर बन जाइए, मतलब ऑडिटर को बदल दीजिए या ऑडिटर को आप यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे। अब देखो लेकिन जिस ऑडिटर को आप फंसा रहे हो फ्रॉड के केस में, वो अगले 5 सालों के लिए इनएलिजिबल हो जाता है, और उसके ऊपर सेक्शन नंबर 447 के अनुसार फ्रॉड का केस भी बनता है। क्या? बिल्कुल सर, उसके ऊपर फ्रॉड का केस भी यहाँ पे बनता है, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। समझे क्या? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, बात आपको समझ में आ रही है क्या?
ठीक है सर, देखो क्या बोला गया, एनसीएलटी है खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन से या किसी भी थर्ड पर्सन के इससे अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है तो 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन ऑर्डर करेंगे कि ऑडिटर नहीं रहेगा करके और सीजी को बोलेंगे अपॉइंट कर। अगर यहाँ पे एक्टेड है मतलब एनसीएलटी सेटिस्फाइड है कि ऑडिटर ने सही में फ्रॉड इसमें काम किया है तो वो डायरेक्ट करेंगी कंपनी को ऑडिटर बदलो। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, रिमूव करेंगे ऑडिटर शाल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट, है ना। तो मतलब क्या होगा, अब अगले 5 सालों के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे और 447 का एक्शन लग जाएगा क्या? यस सर, 447 का एक्शन यहाँ पे लगने वाला है, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने बात यहाँ पे कर ली है। अब सर बात करेंगे किससे रिलेटेड, अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है, कौन व्यक्ति नॉन क्वालिफाइड है। तो देखो क्वालिफाइड में इनका कहना है कि अगर कोई भी ऑडिटर है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और वो इन प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब सर ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करता है ना वो ऑडिटर बन सकता है। आप फर्म को भी अपॉइंट कर सकते और फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी को आप अपॉइंट कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। फर्म के साथ साथ एलएलपी को भी आप अपॉइंट कर सकते हो बतौर ऑडिटर, और एलएलपी को भी आप कह सकते हो कि आप भी ऑडिटर बन सकते हो, ठीक है। ओके सर, अब समझा। अब बात करेंगे किसके बारे में, अब यहाँ पे बात करेंगे डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि कौन व्यक्ति डिसक्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए, मतलब ये लोग तो ऑडिटर बन ही नहीं सकते, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, फॉलोइंग पर्सन शाल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर करके, तो ये जो फॉलोइंग पर्सन है ना ये क्वालिफाइड नहीं है ऑडिटर बनने के लिए, मतलब ये लोग डिसक्वालिफाइड है। क्या है बोलो जल्दी से, ये लोग डिसक्वालिफाइड है। कौन कौन सर, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है अदर देन एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सर कोई भी अगर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया था बेटा, कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो, ये फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो सर बन सकती है कि ऑडिटर नहीं बन सकती। सर कोई कंपनी है बेटा, अब ये जो कंपनी है ना, कंपनी का कोई ऑफिसर हो गया, मुकेश अंबानी ने मान लो सीए किया होता तो क्या वो ऑडिटर बन सकता है, क्या नहीं। सर कोई एम्प्लॉय होगा, मान लो मिस्टर नटवर लाल करके एक एम्प्लॉय है बेटा, जो क्या रिलायंस ट्रेंड्स में काम करते हैं नागपुर डिवीजन में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑडिटर बन जाएंगे कंपनी के। तो क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी के। अब ये जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है ना बेटा, तो अगर कोई ऐसा पर्सन, क्या काम ने बोलो, अगर कोई ऐसा पर्सन जो पार्टनर है, जो क्या है बोलो जल्दी से, जो पार्टनर है या जो एम्प्लॉयमेंट में है ना, किसके सर, पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में है, ऑफिसर या एम्प्लॉय के, तो ऐसे केस के अंदर ये व्यक्ति भी इन एलिजिबल हो जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये व्यक्ति भी इन एलिजिबल हो जाता है। फिर 3 पॉइंट बहुत क्लियर हो गए सर, एक बोला बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा बोला ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, तीसरा बोला ये जो ऑफिसर एंड एम्प्लॉय अगर कोई ऐसा पर्सन जो इनका पार्टनर है या इनके साथ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इनके अंडर काम करता है ना, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है, क्या ऑडिटर, नहीं सर, वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता। 3 डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में मैंने यहाँ पे बातचीत कर लिया। अब चौथे के बारे में पढ़ूंगा सर, ऐसा पर्सन जो खुद या उसका पार्टनर, सर ऐसा पर्सन जो खुद या उसका पार्टनर अगर क्या करता है, अगर होल्ड, समझिए बात को, अगर होल्ड करता है एनी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट कंपनी के अंदर या उसके सब्सिडरी के अंदर, कंपनी के अंदर या उसके सब्सिडरी के अंदर या उसके होल्डिंग के अंदर या उसके एसोसिएट के अंदर या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब सर होल्डिंग कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरीज है ना उसके इसमें भी है ना, और हिज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब क्या बोला यहाँ पे, पर्सन सर खुद से समझना या उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर, अगर ये इनमें से ये जो कंपनीज है इसको मैं ग्रुप कंपनीज बोलूंगा, तो ये ग्रुप कंपनीज में अगर क्या करता है, इंटरेस्ट होल्ड करता है या सिक्योरिटी होल्ड करता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, ये सब सिक्योरिटी है, डिबेंचर्स भी सिक्योरिटी होता है। तो अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है ना, तो ये जो पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या हो जाता है बेटा, वो इन एलिजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, इन एलिजिबल। जैसे देखो क्या बोला जा रहा है, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए आईजी सर करके, ठीक है, मान लीजिए मेरे पार्टनर यहाँ पे अशोक गांधी करके मेरे पार्टनर है, अंजलि गांधी मेरे पार्टनर है, ठीक है, अब ये मेरे पार्टनर हो गए। अब ऐसे केस में ये, या मान लीजिए मेरे जो रिलेटिव्स है, मान लीजिए मेरे मम्मी हो गए, मेरे जैसे पप्पा तो पार्टनर है और वाइफ भी पार्टनर है। अब मान लीजिए और भी कोई रिलेटिव, मेरा कोई भाई होता तो वो व्यक्ति मान लीजिए रिलेटिव में आता, तो हम बोले कि हम तीनों में से अगर कोई भी कंपनी के अंदर सर इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड करता है ना, तो कौन इनएलिजिबल होगा सर, पर्सन जो एलिजिबल पर्सन है वो इनएलिजिबल हो जाता है। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इनएलिजिबल यहाँ पे होने वाला है सर, 1 रुपए का शेयर है तो भी इनएलिजिबल होने वाला है, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सर जो हमारे रिलेटिव होते हैं ना, जो रिलेटिव होते हैं वो कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं और अप
टू फेस वैल्यू कितना होता है, 1 लाख की फेस वैल्यू यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है। सर मान लो 1 लाख से ऊपर किसी समय हो गया तो 60 दिन का समय मिल जाता है आपको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। क्या लेने के लिए बोलो, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। अब मैं 6 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। सर जो पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, फिर से 3 लोग आगे बेटा, जो इंडेप्टेड है, मतलब क्या, इनको अमाउंट पे करना है, इनको अमाउंट पे करना है। किसको पे करना है, एक तो कंपनी को या उसके सब्सिडरी को या उसके होल्डिंग को या उसके एसोसिएट कंपनी को या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब ये सारे के सारे जीसी हो गए बेटा, ग्रुप कंपनीज हो गए। तो अगर इनका इंडेप्ट है 5 लाख से ज्यादा, मतलब ग्रुप कंपनीज को तीनों मिलके अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा देने की बात आ रही है तो हम कहेंगे एलिजिबल पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन, जो फिर से 3 लोग आ गए, जो क्या देते हैं बेटा, ग्रुप कंपनी +1, समझना बात को, ग्रुप कंपनी +1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग की भी सब्सिडरी और एसोसिएट की भी सब्सिडरी इसके अंदर आ जाती है। ध्यान रखना, कंपनी, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और उसके अलावा सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, और 1 लाख रुपए से ज्यादा, अगर नहीं सॉरी, ग्रुप कंपनी से, और अगेन 1 लाख रुपए से ज्यादा की अगर बात हो रही है ना, जहां पे मैं गारंटी दे रहा हूं या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा हूं इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन से रिलेटेड, इन सारे कंपनीज को गारंटी अगर मैं दे रहा हूं, यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं मैं, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को कंपनी ने लोन दिया और मैं कंपनी को गारंटी दे रहा हूं इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोला जाएगा 1 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी है ना सर, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एलिजिबल पर्सन भी। कौन डिस्क्वालिफाइड होगा बोलो, एलिजिबल पर्सन भी यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड होने वाला है। अब देखो 8 पॉइंट, सर अगर पर्सन या फॉर्म, सिर्फ बात किया एलिजिबल पर्सन या फॉर्म यानी इंडिविजुअल या फॉर्म, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या रखती है, बिजनेस रिलेशनशिप रखती है, किसके साथ रखती है सर, कंपनी हो गई, सब्सिडरी की होल्डिंग हो गई, एसोसिएट हो गई, या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट, मतलब होल्डिंग की सब्सिडरी और एसोसिएट की सब्सिडरी, है ना। तो जीसी +1 हो गया बेटा, जीसी +1, 1 में क्या आने वाला है, 1 में एसोसिएट की सब्सिडरी आने वाली है। तो सर अगर इंडिविजुअल या फॉर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप रखता है जीसी +1 के साथ, तो हम लोग कहेंगे एलिजिबल पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्या होता है बोलो जल्दी से, एलिजिबल पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, एलिजिबल पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्या आप बात को समझे, यस सर। अब कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है सर, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंपनी एंटर करे, लेकिन अगर प्रोफेशनल सर्विसेज जो परमिट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, वो माइनस कर देना। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोलगेट का काम है, कोलगेट का काम है पेस्ट बेचना, मैं उसको बराबर 10 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटर किया और आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर किया, तो मैं कहूंगा सर ये भी क्या माना जाता है, बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं माना जाता। नहीं तो क्या होगा, मैं इंडिगो से हवाई जहाज में जा रहा हूं बेटा, मैं इंडिगो का ऑडिट नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या बोला सर, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर आप कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हो, हम उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। क्या बोला बोलो, हम उसको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानेंगे, ऐसा इनका कहना है। ओके सर, परफेक्ट है। अब देखो और क्या सर, ऐसा पर्सन जिसके रिलेटिव डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एज अ डायरेक्टर, तो हम लोग कहेंगे सर पर्सन जिसके रिलेटिव एक तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एज ए डायरेक्टर का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जैसे मुकेश अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सर, एम्प्लॉयमेंट में है वो रिलायंस के साथ, वो खाना पीना सोना सब कुछ कहा करता है बेटा रिलायंस में, समझ रहा है बात को, उन्होंने अपनी जिंदगी न्योछावर कर दी है कंपनी के लिए। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी से दूसरे, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी भटकते रहते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो उसके अलावा 10th वाला पॉइंट, ऐसा पर्सन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, तो वो व्यक्ति भी इनएलिजिबल हो जाता है सर। उसके बाद क्या बोला है, एक जो पर्सन है ना बेटा, वो मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। अगर सर वो 20 कंपनीज का ऑडिट करता है ना, तो ऐसे केस में उससे ज्यादा के लिए वो इनएलिजिबल माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो, इनएलिजिबल वो यहाँ पे माना जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया है, जैसे ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल, और सर प्राइवेट कंपनीज वगैरह को यहाँ पे एक्सक्लूड इन्होंने करके रखा है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल करके रखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 12th वाला पॉइंट, सर ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा सर ऑफेंस फॉर इन्वॉल्विंग फ्रॉड, और अभी तक 10 साल बीते नहीं है उस कन्विक्शन से, मतलब सर फ्रॉड के लिए कोई पकड़ा गया, क्या बोला मैंने, बोलो फ्रॉड के लिए कोई पकड़ा गया सर, जब से वो कॉन्विक्ट हुआ है ना, कोर्ट के द्वारा गिल्टी प्रूव हुआ है, वहां से 10 साल अगर हो चुके हैं, 10 साल अगर हो चुके हैं ना, तो ऐसे केस में यहाँ पे वो एलिजिबल होता है। और यहाँ पे एलिजिबल होगा क्या, नहीं सर यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता
होता है। फिर 12th वाला पॉइंट देखो सर, पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर करता है 144 की सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज बोलो, 144 की सर्विसेज अगर रेंडर करता है ना, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे सर, हम लोग उसे कहेंगे, सभी लोग जल्दी से बोलो सर, हम लोग उसको क्या कहेंगे सर, 144 के सर्विसेज अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंडर करता है तो सर उसे अपन लोग बोल दिया जाता है कि ये व्यक्ति भी क्या कर सकता है, क्या नहीं सर, ये व्यक्ति भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अब 144 की सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, आ जाओ एक बार वो भी आपको पढ़वा देता हूँ। तो देखो 144 की सर्विसेज में अगर मैं बात करूँ ना, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ देखो 144 की सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें बोला जाता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट से देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। ये पूरी चीजें किसके अंदर आती है, 144 की सर्विसेज में आती है। कौन सी बोलो सर, देखो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा एक्चुरियल सर्विसेज, पांचवा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। फिर बोला जा रहा है उसके अलावा क्या यहाँ पे, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है ना, वो 144 के अंतर्गत आती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो 144 के अंतर्गत यहाँ पे आ जाती है, बस उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की गई है। ठीक है सर, अब देखो वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। सर वैकेशन ऑफ, मान लीजिए सर किसी कोई भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है एक टेन्योर के लिए, मान लो सर किसी ऑडिटर को इस टेन्योर के लिए अपॉइंट किया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अचानक से वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर जाता है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, तो अपन लोग कहेंगे यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, यानी कि उसको अपने ऑफिस को वेकेट करना होगा, खाली करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, पिस्सा के बारे में बात करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 142 बात करता है किससे रिलेटेड, पिस्सा के बारे में। एक्चुअली देखो समझना, 143 आई लव यू जो किसी और को बोला जाता है, लेकिन उससे पहले पैसा आता है, किसी और से पहले पैसा, यानी 142 के अंदर पैसा आने वाला है। कौन फिक्स करेगा रेम्यूनरेशन को, तो रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाता है कंपनी के जनरल मीटिंग के अंदर। फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, बोर्ड फिक्स करता है। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड फिक्स करने वाला है। क्या क्या इंक्लूड होता है सर, मान लो किसी ऑडिटर को बोला था हम आपको 3 करोड़ रुपए देंगे, तो बिल्कुल दिया जाता है। जैसे अगर रिलायंस वगैरह के जो ऑडिटर होता है वो 35-40 करोड़ का उनका यहाँ पे पेमेंट होता है, तो 3 करोड़ किसी ऑडिटर को बोला ऑडिटर। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं उनके द्वारा ऑडिट में, मान लो सर 10 लाख के कोई एक्सपेंसेस थे, ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं थोड़ा है, तो 10 लाख को भी अपन सर ऑडिट के फैसिलिटी में। इसके अलावा ऑडिटर जब आया तो आपने उसको ताज में रुकवाया बेटा, उसके लिए आपने मर्सिडीज बुक करके रखे जो उसको लाना ले जाना करती, जो उसका खाने पीने का बाकी सब इसका 2 लाख रुपए का खर्चा आया, तो हम कहेंगे उसको भी अब फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम में, यानी कि वो भी क्या बनने वाला है सर, वो भी यहाँ पे बन जाता है ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। तो ऑडिटर के रेम्यूनरेशन में उसकी फीस, जो भी एक्सपेंसेस लगे वो, और 2 लाख। मान लो अब ऑडिटर आया ही था ऑडिट करने के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, हमने बोला अब आए हो तो जीएसटी ऑडिट भी करके चले जाओ। उसने बोला जीएसटी ऑडिट के 1 करोड़ रुपए लूंगा, एग्जांपल के लिए, इतना ज्यादा किसी का नहीं होता जीएसटी ऑडिट में, लेकिन 1 करोड़ रुपए लूंगा। तो ये जो 1 करोड़ है बेटा, ये क्या होने वाला है, क्या नहीं, ये एक्सक्लूजन है। मतलब सर अदर कोई सर्विसेज अगर अपने कहने पर वो दे तो आप उसको ऑडिट रेम्यूनरेशन में मत गिनना, आप उसको अदर इसमें गिनना। किसमें गिनोगे बोलो जल्दी से, आप उसको अदर इसमें गिनोगे क्या, यस सर, अपन लोग उसको अदर इसमें कंसिडर करते हैं। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे, बोलो 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 मुझे जल्दी से, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बोलो 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 फटाफट, यस सर, आगे बढ़ो करके आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलेंगे। सारे लोग फोकस कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। अपना क्या हो गया बेटा, अपना यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ पे हुई है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें अपन ने यहाँ पे फिनिश ऑफ अभी तक करके रखा है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले केस के ऊपर, 1 मिनट लेकिन। हाँ चलो, तो अपन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर, अभी अपन नेक्स्ट वाले केस के ऊपर पढ़ेंगे, और अगले केसेस कौन से सर, अगले केसेस के बारे में जो बातचीत यहाँ पे की जा रही है सर, अगले केसेस में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले इसमें क्या हो रहा है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है।
चलो ठीक है, आइए। हाँ चलो, ऑल गुड ऑल गुड, आ जाइए। चलो अब बात करेंगे सर किसके बारे में, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सारे लोग देखो सर, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, पावर्स ऑफ ऑडिटर, इनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का पावर हो सकता है, यानी कि ऑडिटर कभी भी जा सकता है, एट ऑल टाइम्स ये जा सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी को देख सकता है जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में ये चीज रखी हुई है। इसके अलावा ये पहली चीज हुई। अब दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, एंटाइटल्ड टू हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब सर यहाँ पे ऑडिटर किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को बोल सकता है मेरे को इंफॉर्मेशन बताओ करके, मेरे को इंफॉर्मेशन दो करके। तो किसी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन को बुलाया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बुलाया जा सकता है। और तीसरी वाली चीज क्या है बेटा, रिकॉर्ड टू ऑल इट्स सब्सिडरीज, जितने भी कंपनी की सब्सिडरीज होती है वो सब्सिडरीज के रिकॉर्ड्स को भी मैं मांग सकता हूं क्या, बिल्कुल। लेकिन कौन से रिकॉर्ड्स को, जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड होंगे ना, वो रिकॉर्ड्स को मैं मांग सकता हूं। एसोसिएट कंपनी और इसके एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी मैं बिल्कुल बिल्कुल बुला सकता हूं, ठीक है सर। अब हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बोलिए, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है मैटर्स ऑफ इंक्वायरी। किसके बारे में बात कर रहे हैं बोलो जल्दी से, मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, सब सेक्शन 1 इस कैटेगरी का नाम यहाँ पे, मतलब मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, कौन से मैटर्स को इंक्वायर करेंगे। सबसे पहला देखो, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, मतलब सर ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं, क्या बोला यहाँ पे सर, कंपनी ने अगर कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे बांटे हैं ना, तो उस लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और अपने को बदले में क्या मिला है, अपने को बदले में यहाँ पे सिक्योरिटी मिली है। तो इनका कहना है कि ये सिक्योरिटी से आपने प्रॉपरली सिक्योर किया क्या, ऐसा तो नहीं 1 करोड़ का लोन दिया 70 लाख की सिक्योरिटी लेके बैठे, ऐसा तो नहीं है ना, आपने उसको प्रॉपरली चेक करना है। एंड वेदर, और जिस टर्म्स के ऊपर वो किया गया है, क्या वो कंपनी के हित में है या नहीं है, क्या वो प्री जुडिशियल टू कंपनी है या नहीं है, उसको आप चेक करो। दूसरा बोला जा रहा है सर, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मेयरली रिप्रेजेंट करते हैं बुक एंट्री से, क्या वो कंपनी के हित में है क्या, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री। तीसरा बोला जा रहा है सर, अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो क्या आपके कंपनी के असेट्स में शेयर्स या डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटी को आपने बेचा क्या, और बेचा तो परचेस प्राइस से नीचे बेचा क्या। देखो इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी है तो उनके लिए नॉर्मल है, उनका ट्रेडिंग का धंधा है, उनका रेगुलर धंधा है बेटा, तो उनका लॉस वॉस चलते रहता है। लेकिन आपने सिक्योरिटी लिया और आपने उस सिक्योरिटी को अगर बेचा तो परचेस प्राइस से नीचे तो नहीं बेचा, आपने 100 में खरीदा 70 में बेचा, तो उसको बताओ, उसको रिपोर्ट करो। फिर बोला जा रहा है कि सर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय दी कंपनी, जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं ना, क्या वो यहाँ पे शोन बाय डिपॉजिट तो नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं कर लिया। वो पनीर ग्रोवर के वाइफ ने किया था बेटा, भारत पे में दनादन मेकअप के खर्चे डाल दिए, तो मैं कहूंगा सर इसे बोला जाता है रेवेन्यू अकाउंट में पर्सनल एक्सपेंस को डाला। सर उसके बाद क्या बोला जाता है, देखो सर कोई भी शेयर्स को आपने अलॉट किया क्या, वो भी किसमें, फॉर कैश में, बोलिए जल्दी से, किसमें, फॉर कैश में अलॉट किया क्या, और एक्चुअल में कैश मिली या नहीं मिली, और अगर कैश नहीं मिली तो ऐसे केस में उस पोजीशन को सही से बताओ। फिर बोला जा रहा है सर बुक्स एंड द बैलेंस शीट करेक्ट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और मिसलीडिंग रहेगा क्या, नहीं सर नहीं रहना चाहिए। अब अपने को रिपोर्ट करना है मेंबर्स को किस बारे में, कि उसने कौन से अकाउंट्स को अपन ने एग्जामिन किया, और हर एक एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट है बिफोर द कंपनी अपने को लेट डाउन करना पड़ता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर लेट डाउन यहाँ पे करना पड़ता है। उसके अलावा देखो और क्या, ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल ऑल्सो स्टेट, कौन से चीजों को और यहाँ पे स्टेट किया जाएगा, उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि और क्या क्या चीजें होंगी। और उसके बाद देखो, और उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ पे पढ़ना है। देखो पहला, वेदर ये सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, क्या ही का मतलब होता है ऑडिटर ने, मतलब मैं ऑडिट रिपोर्ट में बताऊंगा कि ऑडिटर ने क्या ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो उसको लगता था, उसके बिलीफ में जरूरी थी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, क्या मैंने बुलाया क्या, समझ रहे आप बात को, क्या मैंने बुलाया क्या, पहला। उस दूसरा, सर मेरे बुक्स में, मेरे ओपिनियन में क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं क्या लॉ के द्वारा, जब मैं उस बुक्स को एग्जामाइन करता हूं, और वो भी ऐसे ब्रांचेस के जो मैंने विजिट नहीं किया, उससे बारे में। तीसरा देखो, क्या ब्रांच ऑडिट अगर किसी और पर्सन ने किया तो उससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है क्या। फिर बोला जा रहा है वेदर कंपनीज
बैलेंस शीट या पीएनएल किस तरीके से रिपोर्ट, मतलब जो कंपनीज के बैलेंस शीट या पीएनएल है वो कंपनी के जो बाकी रिटर्न्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स है, उससे मैच करते हैं क्या। ऐसा नहीं कि परचेज बुक कुछ और बता रहा है, यहाँ पे परचेज कुछ और अपन अपना ही बता रहे, वहां पे सेल कुछ और बता रहा है, यहाँ पे अपन अपना ही सेल देख ले रहे हैं, है ना। ऐसी तो कुछ चीजें नहीं है, दोनों एग्रीमेंट में होना चाहिए। मेरे ओपिनियन में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं क्या। द ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका एडवर्स अफेक्ट होता है उसके बारे में बताओ। सर कहीं डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड तो नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164, वो बताओ। सर कोई भी क्वालिफिकेशन रिजर्व या एडवर्स रिमार्क जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो बताइए। मतलब खराब रिमार्क, मुझे ऐसा कुछ खराबी दिख रही है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, वो मेरे को बताना पड़ेगा। फिर क्या बोला जा रहा है सर, देखो वेदर कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब कंपनी के जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है क्या। एडिक्वेट मतलब वो सही है क्या, जो उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं करके, उसके बारे में भी मैं बताते हुए चलूंगा। अब देखो अदर मैटर्स जो अपने को और रूल 11 के अंदर अदर मैटर्स के बारे में बोल के रखा है, शाल ऑल्सो इंक्लूड, मतलब ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या सर, देखो अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। सर कंपनी को क्या प्रोविजन या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल फ्यूचर फोर्सेबल लॉसेस लग रहे हैं क्या, वो बताइए। सर कोई भी आईपीएफ अकाउंट के अंदर चैप्टर 8 में पढ़ लिया, आईपीएफ अकाउंट में डीले करने के लिए, मतलब कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करने में डीले हुआ है क्या, उस डीले के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स नो फंड्स हैव बीन, मतलब क्या मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया उनके बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ में क्या, कि सर देखो ये चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दो। ठीक है, नो फंड्स हैव बीन एडवांस और लोन या इन्वेस्टेड, मतलब हमारी कंपनी ने ना कोई भी ऐसा पैसा नहीं दिया है किसको, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंटरमीडिएटरी को जो इन टर्न इसको कहीं और लगाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मान लीजिए नेपाल पैसा भेजना वैलिड है, लेकिन आपको एक टैक्स हेवन कंट्री में भेजना इनवैलिड है, तो आपने क्या किया, यहां से पैसा भेजा नेपाल में कंपनी को इस एग्रीमेंट के साथ कि ये कंपनी इसको टैक्स हेवन कंट्री में यहाँ पे क्या करेंगी, मतलब टैक्स हेवन कंट्री में यहाँ पे लगाएंगे पैसा। तो आपके नॉलेज में क्या, मैनेजमेंट के नॉलेज में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है क्या, वो बताओ। और इधर बोला जा रहा है कि क्या अपने कंपनी को कोई ऐसा पैसा मिला है क्या जो अपन ने किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में कहीं और लगा दिया, मतलब ये इंटरमीडिएटरी जो काम कर रही है कहीं वो काम अपन तो नहीं कर रहे जहां पे अपने को पैसा आया हो। तो ये दोनों चीजों के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाकी डिविडेंड का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ वो बताना। और फिर बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल आजकल मेंटेन होना चाहिए, मतलब एडिट लॉग फैसिलिटी होना चाहिए। क्या आप ऑडिट फैसिलिटी ये तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इसलिए चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैंपर ना कर दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खराब ना कर दे, इसलिए अपने को ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी रखना पड़ता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे रखना पड़ता है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने चर्चा कर लिया। सर देखो एवरी ऑडिटर कंप्लाई करेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एडेंडम जो आईसीआई रिकमेंड करता है, लेकिन कंसल्ट वो करती है किससे, निफ्रा से। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ला लिया जाता है क्या, आप लोगों के लिए ला लिया जाता है ये सारी चीजें। अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर, यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्रॉड से रिलेटिंग, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि फ्रॉड के रिगार्डिंग पूरी बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 143 आता है जो बात करता है 143(12) बात करता है प्यार से 12 बजाना, वो बात करता है ऑडिटर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो जल्दी से, ऑडिटर से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत करता है। देखिए यहाँ पे सर देखो पहला पॉइंट, अगर फ्रॉड का अमाउंट है ना, ए फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट 1 करोड़ और मोर, मतलब 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है। क्या कहा मैंने, बोलो अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो ऐसे केस के अंदर अगर ऑडिटर को रीजन है बेटा बिलीव करने के लिए कि ऑफेंस में फ्रॉड हुआ है, कि ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड हुआ है, जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स या एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल सम कितना, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, मतलब फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ है, और कंपनी के अगेंस्ट हुआ है, किसने किया, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी
कंपनी के अगेंस्ट किया ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी में, तो अपन इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो कैसे रिपोर्टिंग की जाएंगे। सबसे पहले जब से मेरे को फ्रॉड पता चला है 2 दिन के अंदर मैं किसको बताऊंगा? सर मैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी जो भी है ना, मैं उसको बताऊंगा और उनके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। कितने दिन का? सर उनके रिप्लाई का इंतजार करूंगा 45 डेज का। अब मान लो मुझे यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है, तो रिप्लाई के ऊपर ऑब्जर्वेशन देके मैं 15 दिनों के अंदर भेज दूंगा, और मुझे रिप्लाई नहीं आया तो जैसे ही 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दूंगा, देखो मेरे को फ्रॉड मिला, मैंने बताया था लेकिन मुझे रिप्लाई भी नहीं देते, देखो कैसे लोग हैं। अब ये किसको दिया जाता है? ये सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजा जाता है। आरपीएडी यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है, जिसके ऊपर कंफर्मेशन मिल जाता है अपने को। किसके ऊपर? ये रिपोर्ट है ना, लेटर हेड ऑफ ऑडिटर, जहां पे पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें होती है, और ये एडीटी 4 फॉर फ्रॉड के अंतर्गत भेजा जाता है। सर मान लीजिए 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, तो अपन ऑडिट कमेटी या बोर्ड को यहाँ पे बताते हैं कि फ्रॉड हुआ है, 3 डिटेल्स उनको देते हैं, पैन की डिटेल्स देते हैं, मतलब पार्टीज इन्वॉल्व कितना है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितना, नेचर ऑफ फ्रॉड कितना। अब ये जो है ना, इसको आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज करते हो। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आप 4 चीजों को डिस्क्लोज करते हो बेटा। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताते यहाँ पे। बोर्ड रिपोर्ट में आप 4 चीजें, वही पार्टीज, अमाउंट, नेचर ऑफ फ्रॉड, लेकिन एक डालते हो आप रेमेडियल एक्शन टेकन, मतलब बोर्ड ने क्या एक्शन लिया। समझ रहे हो आप बात को? बोर्ड ने क्या एक्शन लिया उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताया जाता है सर, जिसके बारे में अपन ने पूरा पूरा पढ़ लिया है। अब देखो, अब बात करेंगे ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज को लेके। सर यहाँ पे सीएजी के पास पावर दी जाती है कि आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ऑडिटर को किस तरीके से ऑडिट करना है। ऑडिटर को अपॉइंट, जो ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसको ऑडिट रिपोर्ट सीएजी को देना पड़ता है। अब और क्या क्या होंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? डायरेक्शंस होंगे, एक्शन टेकन होंगे, और इंपैक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो सारी चीजें उसके ऊपर दी जाती है। अब देखो सीएजी क्या कर सकता है? इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है, और 60 दिनों के अंदर अगर वो चाहे ना तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है? कुछ मैटर्स के ऊपर, मान लो मुझे लग रहा है परचेस में कुछ तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, सीएजी को लग रहा है, तो वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तुम परचेस का ऑडिट करो करके। आप समझ रहे बात को? तो ये सारी चीजें करवा सकता है, कमेंट कर सकता है या सप्लीमेंट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को, ध्यान रखिएगा। सर टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट कंट्रोल बाय स्टेट, यहाँ पे टेस्ट ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है अकाउंट्स का सीएनएजी के द्वारा। इसका डिटेल में आप लोग ऑडिट के अंदर यहाँ पे पढ़ते हो। अब बात करेंगे सर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी। मान लीजिए सर ब्रांच ऑफिस कहाँ है? इंडिया में है, तो सर अगर इंडिया में ब्रांच ऑफिस है तो कौन ऑडिट करेगा? एक तो 139 वाला कंपनी ऑडिटर, या अदर क्वालिफाइड पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। सर इंडिया के बाहर है तो कौन कर सकता है? कंपनी का ऑडिटर, अकाउंटेंट, या ऐसा व्यक्ति जो लॉज ऑफ वो कंट्री के द्वारा अथोराइज्ड है या क्वालिफाइड है ना, वो व्यक्ति भी सर यहाँ पे ऑडिटर बन सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर क्या है यहाँ पे? ऑफ टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर। अब ड्यूटीज जो है बिल्कुल सेम है, जो अपन ने ड्यूटीज पढ़ी नहीं थी, पावर एंड ड्यूटीज, वो बिल्कुल एज टू एज सेम है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा सर, अगर फ्रॉड अगर पता चलता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है? फ्रॉड को बताना पड़ता है मेन ऑडिटर को। किसको बताना पड़ता है? बोलो जल्दी से। मेन ऑडिटर को मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या? यस सर, मुझे मेन ऑडिटर को यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, मेन ऑडिटर को मैं इन्फॉर्म करते हुए चलता हूँ कि देखो देखो फ्रॉड हुआ, देखो देखो फ्रॉड हुआ। अब देखिए ये जो प्रोविजन है 143 वगैरह के, ये सेम चीजें कॉस्ट अकाउंटेंट को और सीएस को भी यहाँ पे लगती है। ये अपन ने देख लिया ऑलरेडी कि कौन सी सर्विसेज नहीं दी जा सकती। अब जब उसके अंदर लिखा गया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 144 की सर्विसेज नहीं देना है, तो इनडायरेक्टली में कौन कौन आता है? अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो खुद, उसका रिलेटिव, कोई भी कनेक्टेड एसोसिएट इंडिविजुअल, सर ऐसी एंटिटी जिसके अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, ऐसी एंटिटी जिसके ट्रेडमार्क में मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। अगर फर्म है तो फर्म खुद, पार्टनर्स, पेरेंट ऑफ द फर्म, सब्सिडरी, एसोसिएट ऑफ द फर्म। सर एंटिटी इन विच द फर्म हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या जैसे जिसमें पार्टनर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या जिस ट्रेडमार्क के अंदर वो काम करती है, सब इनडायरेक्ट लोग आते हैं, और ये लोग भी 144 के सर्विसेज नहीं दे सकते। मतलब मान लो सर यहाँ पे फर्म के जगह सब्सिडरी ऑफ फर्म ने 144 की सर्विसेज दी होंगी रिलायंस को, तो भी अपन लोग क्या रिलायंस का ऑडिट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। अब देखिए ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि उसने साइन करना है ऑडिट रिपोर्ट पे, और उसके अलावा सर अगर उसका कोई भी कमेंट
होता है ना, तो उस कमेंट को बताए, जो भी उसका ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन कमेंट्स है उस कमेंट्स को वो अपने रिपोर्ट के अंदर डाले और उस रिपोर्ट को यहाँ पे दे देना चाहिए। इसके अलावा बोल रखा है कि सर ऑडिटर के पास अधिकार होता है कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ऑल नोटिस और जितने भी कम्युनिकेशन है रिलेटिंग टू द जनरल मीटिंग ये फॉरवर्ड किए जाएंगे किसको, ऑडिटर को भी। अब ऑडिटर अदरवाइज एग्जेम्प्टेड एक तो खुद से करे या किसी अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस उसने अटेंड करना चाहिए। और ध्यान रखना वो सारे मैटर्स विच कंसर्न हिम एज अ ऑडिटर, जो ऑडिटर के बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं ना सर, क्या वहां पे राइट टू हर्ड आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहां पे राइट टू हर्ड आ जाता है, मतलब ऑडिटर की सुनो, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है कि आप ऑडिटर की एक बार सुनो करके, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्या आप बात को समझे? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया। अब ये ऑडिटर के ऊपर कुछ कुछ पेनल्टी लगा के रखिए, आप ये पेनल्टी वाली चीज को आराम आराम से पढ़ लेना कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन ऑडिटर ने किया तो क्या होगा, ये सारी चीजें थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली पेनल्टी पढ़ना, नहीं तो मैं ऐसा आपको बोलने नहीं लगा था कि गलती से ऑडिटर से हुआ तो क्या, जानबूझ के हुआ तो क्या, ये थोड़ा पढ़ लेना तो आपको याद रह जाएगा। रिफंड ऑफ रेम्यूनरेशन, मुझे बताइए अगर ऑडिटर को आप कन्विक्ट करते हो सबसेक्शन 2 के अंदर, तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिला वो, और इसके अलावा सर उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। उसके गलत स्टेटमेंट पर अगर किसी मेंबर या क्रेडिटर को कोई नुकसान हुआ है तो उसको वो डैमेजेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, उसको वो डैमेजेस पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑडिट फर्म के द्वारा हुआ है तो ऐसे केस के अंदर सर वो डायरेक्टर कंपनी के और उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स की लाइबिलिटी आ जाएंगे उसके अंतर्गत, और वहां पे उन लोगों को भी यहाँ पे चीजें बताना पड़ेगा, ठीक है सर। अब बात करेंगे किससे रिलेटेड, अब बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो? कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, ये स्पेसिफाई करता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट रिकॉर्ड, सबसे पहली बात तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल बनता है कि सर कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखी है जिनको बोला जा रहा है कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, जहां पे आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, वो आपने क्या करना है, वो आपने रिकॉर्ड करके रखना है। और इस बुक्स को कहां पे रखा जाता है? इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेक्शन नंबर 128 के अंदर यहाँ पे, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर ही यहाँ पे डाला जाता है। वैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशन में कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 148(2) ये वहां पे लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। अब सर देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जो क्राइटेरिया है ना, ये क्या बोलता है सर? ये कहता है, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी जो कंपनी है ये ओवरऑल 35 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर करती है ना, जैसे देखो सर क्लास ऑफ कंपनीज के अंदर एक है रेगुलेटेड सेक्टर और दूसरा है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। क्या कहा मैंने? रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। अगर इनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा जाता है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या बोला गया है, नथिंग शैल अप्लाई। सर जिसको माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज बोला गया है टर्नओवर क्राइटेरिया के हिसाब से, सर उनको अप्लाई नहीं होने वाला है। मतलब देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का है सर, डोमेस्टिक हो फॉरेन हो अप्लाई होगा। ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे टेबल ए हो या टेबल बी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है ना, ओवरऑल टर्नओवर अगर इनका 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। किनको सर? ये कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, चलना पड़ता है। क्या आप बात को सारे लोग समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए करके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे दूसरी चीजें यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलो आप, यस सर। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फॉर्म एंड मैनर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हर एक कंपनी को सर यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑल यूनिट्स एंड ब्रांचेस का। और कौन से फॉर्म में? CRA1 फॉर्म के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर बोलो? CRA1 फॉर्म के अंदर इनको मेंटेन करना पड़ेगा। CRA1 फॉर्म के अंदर ये पूरा मेंटेन करेंगे। रेगुलर बेसिस पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऐसे मेंटेन करना कि ये फैसिलिटेट कर पाए कैलकुलेशन पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ मार्जिन। आप कॉस्ट शीट मेंटेन करोगे, कॉस्टिंग के अंदर आप पढ़ोगे वहां पे, उस तरीके से आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। तो देखो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन चार्ट इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है, मैं वो चार्ट के ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पे। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना।
हाँ चलो, चले आइए। अच्छा, वो चार्ट मैंने आपको बनवाया था, आ जाओ सर। कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड बात करेंगे। जो कॉस्ट ऑडिट होता है बेटा, कॉस्ट ऑडिट क्या कह रहा है देखो, मैं आपको बतवा देता हूँ। सर कॉस्ट ऑडिट ने यहाँ पे बात किया है कि कॉस्ट ऑडिट्स किसी कंपनी, कुछ कंपनीज को सर कॉस्ट ऑडिट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अच्छा सर, कुछ कंपनीज के अंदर कौन कौन आएंगे, तो देखो रेगुलेटरी सेक्टर, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर इसके अंदर आ सकता है। देखिए सबसे पहली बात, इफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नेसेसरी लगती है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे मतलब बनाए, पहली बात तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए जाने चाहिए। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर आपने बनाया और आपका नेटवर्क या टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया के ऊपर जाता है, तो आपको कॉस्ट ऑडिट एडिशनल में करवाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा क्या? यस सर। अब देखो जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट्स होंगे ना, ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसको साइन करेंगे। अब क्या पूछा जा रहा है, हर एक कंपनी जो यहाँ पे फर्स्ट मतलब रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आ रही है, तो इनका जो टर्नओवर, समझना बात को, इनका जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो कैटेगरी का है यहाँ पे, वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्या बोला यहाँ पे, बोलो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है बेटा। तो ऐसे केस में अपन लोग कहेंगे सर देखो 50 करोड़ और मोर, सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू बी ऑडिटेड इफ दीज रूल्स हैव ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर। अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो अपन लोग कहेंगे जो रेगुलेटेड सेक्टर है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। सर वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, जो बाकी वाले जो दूसरे लोग हैं उनका 25 करोड़ और मोर का लिमिट यहाँ पे देख रखा है कि रेगुलेटेड जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे कितना बोला गया है यहाँ पे सर, यहाँ पे 25 करोड़ का नेटवर्थ का क्राइटेरिया देख रखा है। क्या देख रखा है, बोलो जल्दी से, नेटवर्थ का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने देख रखा है ना, समझ रहे हैं आप बात को। तो अपन ने क्या बोला सर, एनुअल टर्नओवर, सॉरी आई एम फिर से रिपीट करूंगा मैं आपके साथ, आई एम रियली सॉरी, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ बोला इन्होंने, और जो यहाँ पे अंदर यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है अगर वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड ध्यान रखना सर उसके साथ साथ इंडिविजुअल का टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप कॉस्ट ऑडिट कराएंगे। सर मान लीजिए नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है तो ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और जो इंडिविजुअल है उसका टर्नओवर 35 करोड़ की लिमिट, मतलब कि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसकी 35 करोड़ की लिमिट यहाँ पे इन्होंने देके रखी है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट आप नहीं कराएंगे कब, जब आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका एक्सपोर्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज, फेमा में फॉरेन एक्सचेंज पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल रहा है ना, ये 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। मतलब 100 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है, इसका 75% का मतलब होता है 75 करोड़ या प्लस अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है ना एक्सपोर्ट के थ्रू, तो मैं यहाँ पे क्या नहीं करूंगा, मैं कॉस्ट ऑडिट नहीं कराऊंगा। सर मैं SEZ में ऑपरेट कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑडिट नहीं कराऊंगा। मैं एंगेज हूँ इलेक्ट्रिसिटी कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ लेकिन खुद ही उसको यूटिलाइज कर लेता, तो मैं कहूंगा अगेन मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट कराऊंगा क्या? नहीं सर, अगेन मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाने वाला हूँ। क्या आप बात को समझे? सर कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है? कोई भी CWA वाला कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, आप फर्म को भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होंगे। अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड अपॉइंट करता है बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट को। रेम्यूनरेशन ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या? बिल्कुल। किस तरीके से अपॉइंट? तो सेम 180 डेज के अंदर आप एवरी फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट करोगे, उनसे भी रिटर्न कंसेंट लोगे। वो सेम चीजें जो अपन इन लोगों से लेते हैं, अपने अपने CA लोगों से। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि अपने अपॉइंट किए। CRA2 के अंदर आप यहाँ पे बताते हो। टेन्योर कितने समय के लिए होता है? एक्सपायरी, अब देखो सर टेन्योर इसका होता है till the expiry of 180 days from closure और till he submits cost audit report, तब तक इसका होता है। सर हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देके अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको 30 दिन के अंदर बेटा फिल करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA2 के अंदर 30 दिनों के अंदर बता देगा कि हम लोगों ने क्या करके रखा है, हमने न्यू ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया। सर जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जो ICWA यहाँ पे लाता है। ठीक है सर, कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे फिल होगा रेजिग्नेशन के द्वारा, वो CRA2 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करते है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। सर ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है ये किसको दिया जाता है? पहली बात तो कौन देता है? कॉस्ट अकाउंटेंट देता है। किसको देता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को देता है। किसको देता है? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को देता है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को ये चीज दी जाती है। अब देखो क्या बोला गया, एवरी कॉस्ट ऑडिटर हु कंडक्ट्स एन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, हर एक कॉस्ट ऑडिटर जो कंडक्ट करता है ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ये सबमिट करेगा अपने रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन किसी भी फॉर्म में, मतलब CRA3 फॉर्म के अंदर सबमिट करेगा। और ये जो कॉस्ट ऑडिटर है ड्यूली फाइंड रिपोर्ट किसको देता है? 180 डेज के अंदर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये सर सबमिट कर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मतलब जब भी ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, यहां से 180 दिन के अंदर
आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा। क्या? यस सर, आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। सर ये जो है ना फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कंपनी क्या करेंगी, कंपनी शाल विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फुल एक्सप्लेनेशन कि एवरी रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन, सारी रिपोर्ट दे देती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देती है। बाकी पनिशमेंट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे अपन ने देखी है, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें निफ्रा से रिलेटेड, हम लोग बात करेंगे सर निफ्रा में क्या आने वाला है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एंड ऑडिटर। इनका काम क्या आता है, निफ्रा बेटा यहाँ पे रिव्यू कर सकता है वर्किंग पेपर्स को और कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑडिट। ये आपकी सफिशिएंसी देख सकता है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर ने यूज किया और कैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाया। इसके अलावा ये टेस्टिंग कर सकता है ऑडिटर एंड सुपरवाइजरी ऑडिटर कंट्रोल प्रोसीजर के। अब जो निफ्रा है ना, ये क्या करता है बेटा, समझिए, रिक्वायर एन ऑडिटर कि रिपोर्ट करे गवर्नेंस एंड इंटरनल प्रोमिसेस के बारे में। सर फिर यहाँ पे बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है, सेपरेट रिपोर्ट मांग सकता है सर कोई प्रॉपर्टी या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सर लॉ एंड प्रोफेशनल और अदर स्टैंडर्ड्स अगर वायलेट किया तो वो क्या कर सकता है सर, निफ्रा यहाँ पे ना बजा सकता है, किसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ऑडिटर को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे निफ्रा शाल नॉट, लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगा जो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है उसको निफ्रा पब्लिश नहीं करेगा। अब यहां पे बोला जा रहा है कि निफ्रा शाल, क्या बोला जा रहा है, बोलो, निफ्रा शाल ये परफॉर्म करेगा कुछ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एक्टिविटीज थ्रू ऑफिसर या एक्सपर्ट, या पब्लिश करेगा अपनी फाइंडिंग्स जो भी नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड होंगी साइट के ऊपर, और अगर ठीक लगता है तो बाकी रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग के ऊपर, ठीक है ना। अब ओवरसीइंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इस तरीके से निफ्रा बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग वगैरह देखता है, कुछ कुछ चीजें बताएगी कि निफ्रा डायरेक्ट कर सकता है ऑडिटर को कि तुम इंप्रूवमेंट करो ऑडिट क्वालिटी में। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर कि वो सारे इंप्रूवमेंट करे और निफ्रा को बताए कि हमने आपके डायरेक्शन को कंप्लाई किया। निफ्रा फिर मॉनिटर करेंगे इंप्रूवमेंट्स को और अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगी। निफ्रा केसेस देखेंगी यहाँ पे जो भी क्वालिटी सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे डिफर हो रहा होगा ना, उसके रिगार्डिंग निफ्रा यहाँ पे असिस्टेंस भी ले सकती है, क्या एक्सपर्ट से, बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। निफ्रा 2 फॉर्म के अंदर सर यहाँ पे रिटर्न फाइल किया जाता है निफ्रा के पास यहाँ पे ऑन और बिफोर 30 नवंबर। तो जो भी क्लासेस ऑफ बॉडी को लगता है वो 30 नवंबर से पहले निफ्रा 2 फॉर्म यहाँ पे भरते हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल भरते हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 एकदम क्रिस्प मैनर में, एकदम शॉर्ट मैनर में पूरा पूरा यहाँ पे रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो होप सो आप सभी लोगों को मजा आ गया होगा यूनिट नंबर 10 को फिनिश ऑफ करने के लिए। तो एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फटाफट अपन ने सारी चीजों को दनादन दनादन यहाँ पे क्लियर कर डाले हैं। होप सो आपको मजा आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।